ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी और रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि जब ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले वरीयता अनुक्रम में आते हैं पहले स्थान पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री। तो देखिए, राष्ट्रपति पहले पर, उपराष्ट्रपति दूसरे स्थान पर, तीसरे वरीयता अनुक्रम में तीसरे पर प्रधानमंत्री आते हैं, चौथे स्थान पर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, और पांचवें स्थान पर भूतपूर्व राष्ट्रपति। छठवें स्थान की बात की जाए तो छठवें पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। सातवें स्थान पर केंद्र में कैबिनेट के मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में। इनका वरीयता अनुक्रम जो है 7वां है। दोस्तों, 7 क पर देखिए, 7 क पर भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आते हैं। 8वें स्थान पर भारत स्थित विदेशों के असाधारण और पूर्णाधिकारी, राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों से बाहर और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों से बाहर, ये वरीयता अनुक्रम में 8वें स्थान पर हैं। 9वें स्थान पर वरीयता अनुक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं। और इसी तरह 9 क पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं। वरीयता अनुक्रम में 10वें क्रम पर राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो वरीयता अनुक्रम है, इसमें 11वें स्थान पर भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव और उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्रों में आते हैं। 12वें स्थान पर जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष आते हैं। दोस्तों, वरीयता अनुक्रम जो है ये केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित है और इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। और सबसे पहली बार देखिए 26 जुलाई 1979 को वरीयता अनुक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी और भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। भारत का जो कैबिनेट सचिव है ये भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है, इसको देख लीजिएगा। अब आइए संसद के बारे में देखते हैं। दोस्तों, संसद की संरचना किस प्रकार से होती है, इसके संवैधानिक प्रावधानों को देख लेते हैं। दोस्तों, संसद से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 में वर्णित हैं और संसद जो है सरकार का अंग है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से हमारी संसद बनती है। राज्यसभा उच्च सदन है संसद का और अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। लोकसभा निम्न सदन है, अनुच्छेद 81 में वर्णित है। संसद के कार्य क्या है? तो दोस्तों, संसद के कार्य केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य है। यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार हैं। दोस्तों, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम सीमा 25 वर्ष होती है और लोकसभा का सत्राहूत यानी सत्र को बुलाना, सत्रावसान और विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है
और इसको स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को है। आइए देखते हैं दोस्तों लोकसभा में सीटों की संख्या। दोस्तों लोकसभा में अधिकतम जो प्रावधान है वो 550 सीटों का है, जिसमें राज्यों से हमारे 530 सीटें और संघ राज्यों से 20 सीटें, तो कुल 550 सीटें हो जाएंगी। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि वर्तमान में 543 लोकसभा सीटें हैं जो भरी हुई हैं। इसमें राज्यों से 524 प्रतिनिधि और संघ राज्य क्षेत्रों से 19 प्रतिनिधि हैं। और एक विशेष जानकारी आपके लिए बता दें, जो नवीनतम अपडेट है, यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो वो लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। और ये प्रावधान 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 25 फरवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया है। तो अब ये जान लीजिए कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन होता था उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों लोकसभा सदस्य संख्या से संबंधित राज्य। इसमें हम चार्ट के माध्यम से या मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप भारत का मैप जानते हैं दोस्तों, राज्यवार आंकड़े इस प्रकार से हैं। देखिए लद्दाख में 1 लोकसभा सीट, जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपकी 4 सीटें हैं देखिए, और पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, और हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें। नई दिल्ली या एनसीआर जो है दोस्तों, एनसीआर हमारा जो है, यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। और उत्तराखंड, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड, यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 5 लोकसभा सीटें हैं। और सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, और इसी तरह सिक्किम में 1 सीट है दोस्तों, सिक्किम में 1 हो गया। अरुणाचल प्रदेश में आपके 2 सीटें हो गई। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा नागालैंड में 1 हो गया, मणिपुर में 2 हो गया, और मिजोरम में आपका 1 लोकसभा सीट है। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है। उसके बाद त्रिपुरा में लोकसभा सीटें 2 हैं, और मेघालय में 2 सीटें हैं। 42 सीटें ये पश्चिम बंगाल में आपकी 42 लोकसभा सीटें हैं। 14 लोकसभा सीटें झारखंड में हैं। और देखिए अगर जो राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, गुजरात में 26 है, और मध्य प्रदेश में आपके 29 लोकसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, और उड़ीसा में 21 हैं। अब आइए और नीचे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, गोवा में 2 हैं, और तेलंगाना में आपके 17 सीटें हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। देखिए दोस्तों केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। इसी तरह अगर जो हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार में 1 है दोस्तों, अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा सीट, चंडीगढ़ में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप में 2 लोकसभा सीटें हैं, और पुडुचेरी में 1 लोकसभा सीट है, और लद्दाख में 1 आपने जान लिया, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं। तो ये हमारा पूरा आंकड़ा रहा। चंडीगढ़ में 1, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में 2, अंडमान निकोबार में जो है 1, इसके अलावा एनसीआर जो दिल्ली वाला एरिया है वहाँ पर 7, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1। तो ये हमारा पूरा जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटें हैं उनके बारे में आपने जान लिया। अब आइए देखते हैं लोकसभा अध्यक्षों का जो हमारा कार्यकाल रहा, पहले से लेकर अभी तक वर्तमान तक जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं उनका कार्यकाल कितना रहा है। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था।
दूसरे लोकसभा अध्यक्ष एम अनंत शयनम आयंगर थे, 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962। हुकुम सिंह तीसरे लोकसभा अध्यक्ष रहे, जिनका कार्यकाल 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक था। एन संजीव रेड्डी चौथे लोकसभा अध्यक्ष, 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969। पांचवें लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर जी.एस. ढिल्लन थे, 8 अगस्त 1969 से 17 मार्च 1971 और 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 इनका कार्यकाल था। दोस्तों, छठवें लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत थे, जिनका कार्यकाल 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 रहा। सातवें नीलम संजीव रेड्डी 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 इनका कार्यकाल रहा। आठवें लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े, जिनका कार्यकाल 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980। बलराम जाखड़, इनका कार्यकाल 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 था। रवि राय 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे। 11वें लोकसभा अध्यक्ष शिवराज वी पाटिल थे, जिनका कार्यकाल 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 था। पी.ए. संगमा 12वें लोकसभा अध्यक्ष रहे, 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998। इसी प्रकार जी.एम.सी. बालयोगी, इनका कार्यकाल 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 और 22 अक्टूबर 1999 से 3 मार्च 2002 रहा। 14वें लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी थे। दोस्तों, 10 मई 2002 से 2 जून 2004 इनका कार्यकाल रहा। 15वें सोमनाथ चटर्जी, 4 जून 2004 से 31 मई 2009 तक का कार्यकाल रहा। मीरा कुमार 16वीं लोकसभा अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रहा। 17वें लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन रहीं, 6 जून 2014 से 17 जून 2019 और वर्तमान में ओम बिड़ला हैं, जिनका कार्यकाल 19 जून 2019 से अब तक कंटिन्यू चल रहा है। तो ये था दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर्स जो होते हैं उनका कार्यकाल सहित पूरी सूची। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार का विधायी अंग क्या है? तो विधायी अंग का मतलब कानून निर्मात्री संस्था केंद्र सरकार की संसद है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? तो ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कब से? तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल है। आपातकाल में संसद की अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष तक। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कितने का अंतर नहीं होगा? तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए लोकसभा के एक सत्र से आगामी सत्र के बीच। अगला प्रश्न है, लोकसभा या राज्यसभा में कोरम या गणपूर्ति कितना होता है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं? तो टाई या मत बराबर होने की स्थिति में। अगला प्रश्न है कि आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। लोकसभा का प्रथम चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ था? तो ये हुआ था 489 सीटों के लिए। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है कैसे? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित है? तो बड़े राज्यों के लिए 77 लाख और छोटे राज्यों के लिए 59.4 लाख। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है किसके अंतर्गत? तो लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से राज्यसभा के बारे में जो हमारे संविधान में प्रावधान है उनसे संबंधित तथ्यों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अगर देखें तो राज्यसभा जो है ये उच्च सदन होता है और इसका राज्यसभा में कुल सीटें 250 होती हैं। इसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और देखिए यहाँ पर राज्यसभा अस्थाई सदन है और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250 है, जिसमें राज्य और संघ क्षेत्रों से 238 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो 238 और 12 मिलाकर 250 सीटें हो जाएंगी। सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। आइए देखते हैं राज्यसभा या राज्यसभा सदस्य संख्या से संबंधित राज्यों को देख लेते हैं कि राज्यसभा के लिए किस राज्य में कितनी सीटें हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटें हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 3 और इसके अलावा यहाँ पर पंजाब में देख लेते हैं 7 राज्यसभा सीटें और हरियाणा में आपकी 5 हैं। इसके अलावा दोस्तों एनसीआर जो दिल्ली है हमारा, एनसीआर में 3 राज्यसभा सीटें हैं और उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। सर्वाधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं 31 और राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें। गुजरात में देखिए 11 हैं, मध्य प्रदेश में आपके 11 हैं और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और झारखंड में 6 और देखिए यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में 16 और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं तो सिक्किम में 1 राज्यसभा सीट, देखिए असम में 7 सीटें हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा सीट है और नागालैंड में 1, मणिपुर में 1 और मिजोरम में 1 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में 1 है और दोस्तों मेघालय में 1 राज्यसभा सीट है। अब नीचे बढ़ते हैं, साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में कितनी राज्यसभा सीटें हैं तो 19 सीटें हैं राज्यसभा की महाराष्ट्र में, 5 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, 6 झारखंड में हैं और आपने देखा है पश्चिम बंगाल में 16 है। इसके अलावा ओडिशा में 10 राज्यसभा सीटें हैं। फिर देखिए तेलंगाना में 7 हैं, गोवा में 1, कर्नाटक में 12 और आंध्र प्रदेश में आपके 11 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 और केरल में आपके 9 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा 1 सीट यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में है। तो ये पूरा जो हमने देख लिया राज्यसभा सीटों का आवंटन, मैप के माध्यम से हमने देखा कि किस राज्य में कितने राज्यसभा सीटों का आवंटन है। इसके अलावा दोस्तों 12 जो होते हैं नाम निर्देशित यानी मनोनीत सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्तित्व को राज्यसभा के लिए नामित किया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा और विधेयक। देखिए विधेयक या बिल के कितने प्रकार होते हैं तो विधेयक दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 प्रकार हैं। एक तो साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल, दूसरा वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल, विशेष विधेयक यानी स्पेशल बिल और धन विधेयक यानी मनी बिल। यहाँ पर देखिए दोस्तों वित्त विधेयक जो होते हैं वो वित्तीय विधेयक 1 और वित्तीय विधेयक 2 2 प्रकार के होते हैं और विशेष विधेयकों में संविधान संशोधन विधेयक है जिसमें संघीय संविधान संशोधन विधेयक में राज्यों की सहमति आवश्यक है और दूसरे गैर संघीय संविधान संशोधन होते हैं। आइए देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। और इसके अलावा दोस्तों अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। और लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, हालांकि 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होती है। आइए देख लेते हैं अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्नों को जो कि परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 55 सदस्य होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118(4) में इसका प्रावधान है। दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जाता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और इस वीडियो से कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 6वां भाग, जिसमें आपने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आगामी विभिन्न परीक्षाओं के राज्य व्यवस्था खंड और राजनीति विज्ञान तथा नागरिक शास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। समितियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, संसदीय समितियां में 2 प्रकार की समितियां हैं। एक तो है अस्थाई समितियां, दूसरा तदर्थ समितियां। अस्थाई समितियों की प्रकृति जो है ये अस्थाई होती है और इनका गठन प्रत्येक वर्ष होता है और कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो देखिए, जो संसद की अस्थाई समितियां हैं दोस्तों, वो अस्थाई होती हैं और इनका गठन प्रत्येक वर्ष होता है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तदर्थ समितियां या एडहॉक जो कमेटीज होती हैं, संसदीय एडहॉक कमेटीज, इनकी प्रकृति अस्थाई होती है और इनका गठन जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और कार्यकाल जो है कार्य या उद्देश्य के पूरा होने तक केवल इनका कार्यकाल रहता है। तो आपने देख लिया, संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, अस्थाई समितियां और तदर्थ समितियां। दोस्तों, अस्थाई समितियों का कार्यकाल जो है 1 वर्ष होता है और इनका गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जबकि तदर्थ या एडहॉक कमेटीज जो होती हैं वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा होता है वो समाप्त हो जाती हैं और तदर्थ कमेटी अस्थाई होती हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खंड, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम, डेट याद रखिएगा कि ये 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया है और सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। देखिए, ये याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, सूचना का अधिकार या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। दोस्तों, देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद में इसको विधिक अधिकार कहा गया है। अब आइए देखते हैं संसद की वित्तीय समितियां। दोस्तों, संसद की वित्तीय समितियों का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। इसमें एकल समिति और संयुक्त समिति होती है। एकल समिति में दोस्तों प्राक्कलन समिति है जिसमें सदस्य संख्या 30 होती है और प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से लिए जाते हैं
इसके अलावा संयुक्त समिति जो होती है, इसमें देखिए संयुक्त समिति में लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति है। लोक लेखा समिति में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसी तरह जो सरकारी उपक्रम समिति है, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी समिति जो वित्तीय समिति है वो प्राक्कलन समिति है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। दोस्तों, अस्थाई संसदीय समितियों के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो अस्थाई संसदीय समितियां जो हैं वो वित्तीय समितियां होती हैं और परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित की जाती हैं। विभागीय अस्थाई समितियां संसदीय अस्थाई समितियों के अंतर्गत, इसके अलावा जांच समितियां और सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां और सदन की समिति और सेवा समिति, ये अस्थाई संसदीय समितियों के प्रकार हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों संयुक्त बैठक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। तो देखिए, जो संसद के संयुक्त बैठक है उसमें अनुच्छेद 108 में प्रावधान दिया गया है और संयुक्त बैठक को आहूत या बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा की जाती है। दोस्तों, संयुक्त बैठक अब तक केवल 3 बार बुलाई गई है। तो याद रखिएगा, संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहला 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर, दूसरा 1978 में बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर और वर्ष 2002 में पोटा पर। तो ये 3 बार बुलाई गई है संयुक्त बैठक। आइए देख लेते हैं धन विधेयक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। दोस्तों, धन विधेयक जो है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 109 और 110 से संबंधित प्रावधान हैं और धन विधेयक जो मनी बिल होता है इसको केवल लोकसभा में पुरस्तावित किया जाता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, उसके बाद उसे वापस लौटाना पड़ता है या नहीं लौटाएगी तो इसको पारित मान लिया जाता है राज्यसभा से। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सामान्यतया लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, भारत ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया है? तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं कितने व्यक्ति? तो 12 व्यक्ति। और प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो नरगिस दत्त थी और राज्यसभा के 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितना? तो प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए देखते हैं दोस्तों संसद से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को। देखिए दोस्तों, संसद से संबंधित जो प्रावधान हैं ये अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद से संबंधित प्रावधान हैं और संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 में जो हैं इसमें वर्णन है। दोस्तों, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोकसभा से संबंधित प्रावधानों को देखते हैं, उसके बाद राज्यसभा के बारे में देखेंगे। तो देखिए, लोकसभा से संबंधित प्रावधान जो हैं दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है करेंट डेटा के अनुसार और इसका गठन राज्यों से अधिकतम 530 और संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी से अधिकतम 20 सदस्यों से मिलकर बना होता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है। अनुच्छेद 94 में लोकसभा के सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का वर्णन है।
इसके अलावा दोस्तों अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है और बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और लोकसभा सचिवालय दोस्तों, ये प्रश्न बार बार आता है कि लोकसभा सेक्रेटरीट जो होता है ये लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। सीटों का आवंटन किस प्रकार से होता है लोकसभा में? तो सीटों का आवंटन राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार ये निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रखा जाएगा और इसमें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं लोकसभा में। इसके अलावा दोस्तों नवनिर्वाचित लोकसभा का सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर का कार्य आम चुनाव के बाद जो नए सदस्य चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाना होता है। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत दोस्तों लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था और गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार और लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा से 80 सीटें हैं। दोस्तों इसके अलावा अवधि जो है लोकसभा की क्या होती है? तो लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि की होती है और राष्ट्रपति को समय से पहले लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। और इसके अलावा आपातकाल में एक बार में इसके कार्यकाल में 1 वर्ष तक की बढ़ोतरी हो सकती है और लोकसभा सदस्य बनने के लिए अधिकतम जो आयु सीमा है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम कोई समय निर्धारण नहीं किया गया है। अब आइए राज्यसभा से संबंधित प्रावधानों को देखते हैं। राज्यसभा में अधिकतम दोस्तों 250 सीटें हो सकती हैं और इसमें देखिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से और इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है दोस्तों ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और राष्ट्रपति द्वारा नामांकित 12 सदस्य साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। दोस्तों लोकसभा की तरह राज्यसभा जो है विघटित होने वाला सदन नहीं है, ये एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सभापति को उपसभापति जो है अपना त्यागपत्र जो है सभापति को सौंपता है और उपसभापति बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों राज्यसभा के बारे में कुछ अन्य उपबंधों को देख लेते हैं। दोस्तों राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने की राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है और संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों के आवंटन का प्रावधान है और अनुच्छेद 252 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद से राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अनुरोध कर सकती है। तो आपने देख लिया लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को और लोकसभा और राज्यसभा में प्रमुख अंतर क्या हैं आप इन्हीं जो प्रावधानों के आधार पर समझ सकते हैं। आइए देखते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बना सकता है? संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है।
दोस्तों धन विधेयक कहाँ पुरस्स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को कौन निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। और अगला प्रश्न है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए लगातार कितने दिनों तक? 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। और दोस्तों भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित करना पड़ता है? तो ये है विनियोग विधेयक। अब आइए देखते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय या भारत के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को। देखिए सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 में, संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है, गठन जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। दोस्तों प्रारंभ में इसमें 8 न्यायाधीश होते थे, मुख्य न्यायाधीश समेत, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 34 न्यायाधीश हैं, यानी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 को और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो दोस्तों नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और पदत्याग जो है, सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अब राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पदत्याग कर सकता है। और इनकी सेवानिवृत्ति की आयु, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की योग्यता क्या है? तो वो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय या कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, या राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। देखिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कब लागू हुआ था? 1 जून 1955 से। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 से। और एक प्रश्न और आता है दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? तो ये 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ था। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। देखिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से जो संबंधित अनुच्छेद हैं 124 से शुरू होता है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 128 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय का वर्णन करता है। अनुच्छेद 131 जो है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार। और अनुच्छेद 132 से 36 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 142 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश दिया गया है। और अनुच्छेद 143 यानी 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैसे हटाए जाते हैं? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाए जाने का एकमात्र आधार जो है कदाचार या असमर्थता होती है। इससे संबंधित अनुच्छेद 124(4) और 124(5) हैं। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया जो है
वो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से जो संकल्प पारित किया जाएगा उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का आधार क्या है? तो ये है विधि का शासन। और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। इसके अलावा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद द्वारा अनुच्छेद 125(1) के तहत। अगला प्रश्न है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ पर वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कितने होते हैं? तो 4 अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत है? तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है सर उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की गठित की गई थी किस मामले में? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। अगला प्रश्न है वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जाती है? तो ये है अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। और उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था कब अपनाया है? तो याद रखिएगा 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया गया है। जनहित याचिका की माता के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये कपिला हिंगोरानी देवी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिका की माता के रूप में जाना जाता है। और अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्रवाइयों की भाषा क्या है? तो ये है अंग्रेजी। अब आइए देखते हैं दोस्तों PIL या जनहित याचिका के बारे में। PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको जनहित याचिका कहते हैं। और जनहित याचिकाओं का जनक देश यानी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो USA से हुई है। और भारत में जनहित याचिका के जनक न्यायमूर्ति PN भगवती माने जाते हैं और इसकी शुरुआत भारत में 1979 यानी 1979 में हुई थी। अब आइए कुछ विविध प्रश्नों या विविध तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों वर्तमान में संघ सूची में 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जबकि मूल सूची में 97 संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 371 क नागालैंड राज्य के बारे में, अनुच्छेद 371 ख असम राज्य के बारे में और 371 ग मणिपुर राज्य के बारे में विशेष उपबंध करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जैसे सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड, TGT PGT नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, न्यायिक क्षेत्र और उनकी अधिकारिता के संबंध में विवरण दिया गया है। और भारत में सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। दोस्तों सबसे पुराना उच्च न्यायालय 1862 में
कलकत्ता में यानी कोलकाता में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और आंध्र प्रदेश में स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो अमरावती में है ये 25वां उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं जो उच्च न्यायालय हैं उनको भारत के मैप के आधार पर। देखिए, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ये आपका श्रीनगर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है और दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली में है। दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है और इसकी एक खंडपीठ आपकी लखनऊ में है। सिक्किम उच्च न्यायालय ये गंगटोक में स्थित है और इसी प्रकार गुवाहाटी उच्च न्यायालय दोस्तों ये आपका गुवाहाटी में स्थित है। इसके खंडपीठों में कोहिमा, एझोल और दोस्तों ईटानगर है। तो गुवाहाटी का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें कोहिमा, एझोल और ईटानगर में इसके खंडपीठ हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में स्थित है और इसी तरह यहाँ पर हम अन्य उच्च न्यायालयों के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आपका जबलपुर में स्थित है और इसकी अन्य पीठें ग्वालियर और इंदौर में हैं। देखिए, पटना में बिहार उच्च न्यायालय, झारखंड के रांची में झारखंड उच्च न्यायालय स्थित है और कलकत्ता उच्च न्यायालय दोस्तों ये जो पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय है कलकत्ता में स्थित है और इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक में है। मेघालय उच्च न्यायालय आपका शिलांग में स्थित है और मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय दोस्तों ये आपका अगरतला में स्थित है। देखिए, इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय है बिलासपुर में स्थित है। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है और ये लेटेस्ट उच्च न्यायालय है भारत का 25वां उच्च न्यायालय। दोस्तों, कर्नाटक उच्च न्यायालय ये बंगलुरु में स्थित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ये दोस्तों मुंबई में स्थित है और इसकी खंडपीठों में नागपुर, पणजी और औरंगाबाद हैं। इसके अलावा जो हमारा मद्रास उच्च न्यायालय है जिसको वर्तमान में चेन्नई उच्च न्यायालय कहते हैं ये तमिलनाडु का उच्च न्यायालय है और इसकी एक पीठ मदुरै में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपने जाना कि कौन कौन से उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित हैं और इनकी खंडपीठों के बारे में। तो ये भारत की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है उसमें वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं। आइए देखते हैं उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। दोस्तों देखिए, उच्च न्यायालय जो होता है ये भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष स्थिति पर होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अध्याय 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 तक प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय, हालांकि 2 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय अभी अपवाद स्वरूप व्यवस्था है। दोस्तों, उच्च न्यायालय जो होते हैं ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरह अभिलेख न्यायालय होते हैं। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और पद धारण की आयु जो है वो 62 वर्ष की आयु होती है उच्च न्यायालय में। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है और पदच्युत जो होती है वो राष्ट्रपति के आदेश से होती है। भारतीय संविधान में जो अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में किया गया है और अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में उपबंध हैं। आइए देखते हैं दोस्तों भारत की संचित निधि से संबंधित प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, भारत की संचित निधि जो होती है इसका प्रावधान अनुच्छेद 266 में किया गया है और भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का जो है वर्णन इसमें है। इसके अलावा व्यय की प्रक्रिया के नियम जो हैं वो भारत की संचित निधि से व्यय की प्रक्रिया के जो नियम हैं वो संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही संचित निधि से कोई धन निष्कासित किया जा सकता है। संचित निधि पर भारित व्यय देख लेते हैं तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, इसके अलावा भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक उनके वेतन भत्ते और पेंशन तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन
तथा उच्च न्यायालयों की पेंशन जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न बहुत कंफ्यूजिंग है, कई बार पूछा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन जो हैं वो किस निधि पर भारित होते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन यदि हाई कोर्ट का कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो उसका वेतन तो नहीं लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों राज्य की कार्यपालिका के संबंध में उपबंध। दोस्तों भारतीय राज्यों में सरकारों की व्यवस्था केंद्र स्तर की तरह ही है। यहाँ पर राज्य कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में है और अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्यपाल दोस्तों राज्यपाल जो होता है किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति में, राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। हालांकि 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा होती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा राज्यपाल अपना पद त्याग कर सकता है। राज्यपाल पद के लिए जो अर्हताएं हैं दोस्तों वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। दोस्तों राज्यपाल की उपलब्धियां, वेतन और पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। और राज्यपाल का कार्य क्या है, तो राज्यपाल का कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अंग तो दोस्तों राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और इसकी शक्तियों में राज्य विधानसभा सत्र बुलाने या सत्रावसान करने की शक्ति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होती है, तो राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/6 भाग राज्य विधानसभा के जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की वर्तमान में निष्प्रभावी हो गया है। तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित किया जाता है। पहले राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की जो है नियुक्ति भी करता था, वो मनोनयन करता था, लेकिन वर्तमान में ये 104वें संविधान संशोधन द्वारा निष्प्रभावी हो गया है। इसके अलावा राज्यपाल दोस्तों एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं राज्यपाल उन पर स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है और विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। साथ ही पुनर्विचार के लिए भी वापस कर सकता है और पुनर्विचार के लिए वो केवल गैर धन विधेयकों को वापस कर सकता है। दोस्तों विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर इसकी स्वीकृति का जो कार्य होता है वो राज्यपाल द्वारा करना पड़ता है। इसके अलावा राज्यपाल जब विधानसभा सत्र जो है नहीं चलता है उस समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां भी हैं, वो दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है और दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को है। राज्यपाल के दोस्तों कुछ विवेकाधिकार भी हैं, विवेकाधीन शक्तियां भी हैं, जैसे विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना और विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश देना, ये राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियां हैं। इसके अलावा किसी विधेयक पर अनुमति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का जो कार्य है वो राज्यपाल के विवेकाधीन कार्यों में है और साथ ही अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का जो कार्य ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में आता है। आइए देखते हैं राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद से संबंधित तथ्यों को। दोस्तों राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 में अध्याय 3 में दिए गए हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 168 से 212 तक किया गया है। राज्य विधानमंडल के जो अंग हैं उसमें जिन राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। विधानसभा सीटों की अधिकतम सदस्य संख्या, विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 रखी गई है, न्यूनतम दोस्तों 60 है और अपवाद स्वरूप सिक्किम और गोवा जो हैं 60 से कम विधानसभा वाले राज्य हैं। यहाँ पर देखिए विधानसभा अध्यक्ष, तो दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष जो होता है उसका जो कार्य है वो लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होता है।
और वो किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत की स्थिति में जो है वो क्या करता है, निर्णायक मत दे सकता है। और संपर्क संस्थापक होता है सदन और राज्यपाल के मध्य। दोस्तों, सदस्यों के लिए अर्हताएं क्या हैं? तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद, तो दोस्तों सभी राज्यों में विधानसभाएं तो हैं लेकिन विधान परिषद नहीं है। और विधान परिषद जो है विधि द्वारा इसका सृजन या उपबंध किया गया है। यदि उस राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करे विशेष बहुमत से तो वहाँ पर विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना, अस्थायी सदन, सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष है और विधान परिषद अस्थायी सदन होता है। दोस्तों, इसमें व्यवस्था ये की गई है कि प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य यथासंभव निकटतम जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और विधानसभा सदस्य जो विधान परिषद की सदस्य संख्या होती है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होता है और किसी भी दशा में ये 40 से कम नहीं हो सकता है। सदस्यों का निर्वाचन 5/6 सदस्यों का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है, एकल संक्रमणी मत द्वारा। और विधान परिषद के शेष 1/6 सदस्य ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 163 में वर्णन है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान है, देखिए, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन 12 से कम भी नहीं होगी। दोस्तों, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आप जानते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सदस्यों की संख्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में अगर जो विधानसभा सदस्यों की संख्या को देखें तो यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित हैं। पहले 107 थी लेकिन अब ये 114 सीटें हो गई हैं। 90 + 24 तो 90 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए। पंजाब में 117, हिमाचल प्रदेश में 68, हरियाणा में आपकी 90 सीटें हैं दोस्तों और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें हैं ये 403 उत्तर प्रदेश में हैं। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और सिक्किम में देखिए, सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 60, नागालैंड मणिपुर में 60 सीटें हैं, असम में 126 सीटें हैं और दोस्तों बिहार में 243 सीटें हैं। देखिए राजस्थान में 200, गुजरात में 182, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 288, तेलंगाना में दोस्तों 119 और यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, झारखंड में 81 और 294 विधानसभा सीटें वेस्ट बंगाल में हैं। दोस्तों उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या 146 है और इसी प्रकार अगर जो हम यहाँ पर देखें तो गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, कर्नाटक में 223, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 175 और केरल में 140 तथा 234 विधानसभा सीटें तमिलनाडु में हैं। तो ये राज्यवार विधानसभा सीटों की संख्या आपने देख लिया। इसके अलावा पुडुचेरी में 33 विधानसभा सीटें हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित प्रश्न। दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण क्या है? तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। उसका कहना ये था कि सरकार की जो अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियाँ किसी एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इनकी शक्तियों में बंटवारा या पृथक्करण होना चाहिए, तभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हो सकती है। देखिए शक्तियों के पृथक्करण के मामले में आइए देख लेते हैं। 3 अंग हैं सरकार के: विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है ये विधि या कानून निर्माण की शक्ति विधायिका में होती है और भारत में जो संसद है वो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है। दोस्तों संसद से संबंधित अनुच्छेद 79 से 122 है। राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन है, अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित हो सकते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। ये निम्न सदन है और इसकी अधिकतम संख्या सदस्य संख्या 550 होती है। दोस्तों विधायिका के बाद कानून जो है कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। कार्यपालिका जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करती है और कार्यपालिका से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 52 से 78 में दिए गए हैं। देखिए राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों अनुच्छेद 52 के तहत नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और इस निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री आप जानते हैं कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है और ये लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा अंग जो न्यायपालिका है वो विधि पर निर्णय की शक्ति है और अपने यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय हैं। न्यायपालिका का कार्य जो है कानून का पालन न करने वाले को दंड देने की व्यवस्था करना है। अब आइए देखते हैं राज्य कार्यपालिका के बारे में। दोस्तों देखिए राज्य कार्यपालिका जो हमारी है उसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल हैं। देखिए राज्य कार्यपालिका का उपबंध संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया है। देखिए अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल की व्यवस्था है। राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से अनुच्छेद 155 के द्वारा होती है और इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 156 में है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और ये विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है अनुच्छेद 164 के तहत और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करता है, यानी विधानसभा में बहुमत रहने तक मुख्यमंत्री अपना पद धारण करता है। इसके अलावा अगर जो मंत्रिपरिषद की बात करें तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, अनुच्छेद 163 में इसका वर्णन है और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से होती है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के साथ ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों महाधिवक्ता ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसको कि एडवोकेट जनरल कहा जाता है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो दोस्तों लास्ट में आपने देखा कि भारत में जो राज्य कार्यपालिका है उसका स्वरूप और संरचना किस प्रकार का होता है। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये 8वां भाग था जिसमें आपने विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा दोस्तों जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड और सामाजिक विज्ञान खंड, इसके साथ ही साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। भारतीय संविधान में जो केंद्र राज्य संबंध हैं वो 3 प्रकार के हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध।
सबसे पहले हम विधायी संबंधों को देखेंगे। दोस्तों, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक जो है विधायी संबंध केंद्र राज्य विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है और इसमें अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो संघीय संसद को दी गई हैं और केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। और दोस्तों, ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में वर्णित है। दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों में जो विधायी संबंध हैं उनमें अनुच्छेद 249 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख करता है। आइए देखते हैं दोस्तों प्रशासनिक संबंध। तो विधायी संबंध संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक हैं। उसी तरह जो प्रशासनिक संबंध है संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक इनका उल्लेख है और संघ सरकार द्वारा कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण। इसके अलावा दोस्तों, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में अनुच्छेद 263 बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। देखिए, अगला जो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। तो दोस्तों, संविधान के भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है, लेकिन वित्तीय संबंधों का उपबंध जो है संविधान के भाग 12 में है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान है। दोस्तों, इसके अंतर्गत भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना, राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था और वित्त आयोग का गठन, जो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये सब भी दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय संबंधों के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं भारत में जो आपात उपबंध जो हमारे संविधान में किए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध किए गए हैं और संविधान के भाग 18 में इन आपात उपबंधों का वर्णन किया गया है। आपात उपबंध 3 प्रकार के हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णित है, राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपात तो ये अनुच्छेद 360 में वर्णित है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात के बारे में जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय आपात जो होता है इसकी उद्घोषणा का आधार क्या है, इसको जानते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार जो होता है वो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर या उसका संकट सन्निकट होने पर संघीय मंत्रिमंडल के लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। दोस्तों, उद्घोषणा का जो अनुमोदन है वो दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर किया जाना चाहिए, तभी राष्ट्रीय आपात प्रभावी माना जाता है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन या दोस्तों राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 356 में वर्णित है और राष्ट्रपति शासन के उद्घोषणा का आधार राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालन नहीं किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन जरूरी होता है। इसके अलावा दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति होनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह तक होती है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति और अनुमोदन होना चाहिए और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक इसका विस्तार हो सकता है। अब आइए वित्तीय आपात को जान लेते हैं। दोस्तों, तीसरे प्रकार का जो आपात है वो वित्तीय आपात है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है।
वित्तीय आपात के उद्घोषणा का आधार ये है कि राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की संतुष्टि इस बात पर हो जाए कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पर खतरा है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात उद्घोषणा जारी की जा सकती है। और वित्तीय आपात की उद्घोषणा जारी होने पर संसद की स्वीकृति दोस्तों 2 माह के अंदर सामान्य बहुमत से किया जाना चाहिए। आपात की अवधि यानी वित्तीय आपात की अवधि अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी होती है जब तक पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा इसको वापस न ले लिया जाए। और प्रावधान ये है कि राज्य के सभी मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वर्णित है, ये ऐसा आपात उपबंध है जो भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। अब आइए देखते हैं दोस्तों वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग के बारे में आप जानते हैं कि वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है और प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के कार्य क्या हैं दोस्तों? वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण करता है। अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान दिलाता है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के उपाय बताता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे, ये सब वित्त आयोग के कार्य हैं। आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है कि वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन हैं, आपको बताना है। वित्त आयोग के बाद आइए जानते हैं योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में। दोस्तों योजना आयोग अब एक भूतपूर्व संगठन है क्योंकि अब इसको समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग गठित किया जा चुका है। दोस्तों योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था था और ये एक परामर्शदात्री संस्था थी जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। देखिए योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? भारत के प्रधानमंत्री होते थे। इसीलिए इसके प्रथम अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे और योजना आयोग का प्रमुख कार्य जो होता था वो था भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। तो नीति आयोग दोस्तों एक तरह से योजना आयोग का उत्तराधिकारी संगठन है। नीति आयोग योजना आयोग का उत्तराधिकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। नीति का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कह सकते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। और दोस्तों नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अब आइए देखते हैं लोकपाल और कुछ महत्वपूर्ण आयोग के बारे में। ऑम्बुड्समैन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई संस्था को ऑम्बुड्समैन कहा जाता है। और दोस्तों इसकी स्थापना सबसे पहले ऑम्बुड्समैन की स्थापना 1809 में स्वीडन में एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में किया गया था। आइए जानते हैं लोकपाल के संबंध में। लोकपाल दोस्तों, लोकपाल का नाम 1963 में LM सिंघवी द्वारा जो है ये सुझाया गया था। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष रहे और कुल 8 सदस्यीय पैनल में इसमें 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। तो लोकपाल में आप जानते हैं एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं और इसमें 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं लोकपाल से संबंधित। दोस्तों सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा की संकल्पना कहाँ की गई? स्वीडन में ऑम्बुड्समैन के नाम से 1809 में। इसके अलावा देखा जाए तो भारत में 1966 से पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे।
अगला प्रश्न है, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? मोरारजी देसाई ने। और ऐसा व्यक्ति जो भारत का न्यायमूर्ति है या रहा है या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, योग्यता रखता है किसकी? लोकपाल का अध्यक्ष होने की। तो दोस्तों, लोकपाल का अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकता है जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है, या फिर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है वर्तमान में या रहा हो। दोस्तों, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद पर कितने समय तक बने रहते हैं? तो ये कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, लोकपाल अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें किसके समान होती हैं? तो ये भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश के समान होती हैं। दोस्तों, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य का जो नाम निर्देशन के लिए चयन समिति होती है, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसके अध्यक्ष होते हैं, जो चयन समिति होती है लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जो चयन समिति होती है, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, और राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता। ये लोकपाल के अध्यक्ष और गठन के लिए जो चयन समिति बनती है, उसके जो प्रमुख मेंबर और चेयरमैन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ संबंधित तथ्यों को देखते हैं यहाँ पर। देखिए, ऑम्बुड्समैन एक शब्द है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये स्वीडिश भाषा का शब्द है। ऑम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये लोगों का प्रतिनिधि होता है, जनता के हितों का रक्षक होता है। भारत में ऑम्बुड्समैन को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकपाल के नाम से। एक पुस्तक है लॉ, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो न्यायमूर्ति पीबी गजेंद्र गडकर लॉ, लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, भारतीय संदर्भ में अगर जो देखा जाए तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारण के लिए ऑम्बुड्समैन के समकक्ष जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था, जो 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया था। और भारत में केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त, तो लोकपाल केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त राज्यों के स्तर पर इसके नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। लोकपाल संस्था दोस्तों केंद्र स्तर पर है और ये गैर संवैधानिक दर्जे वाले संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक दर्जे वाला वैधानिक निकाय है लोकपाल। इसमें एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान, यानी एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल संस्था का गठन भारत में मार्च 2019 में किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष रहे। लोकायुक्त की बात अगर जो की जाए तो महाराष्ट्र में दोस्तों, भारत का महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में की थी, जबकि उड़ीसा जो है ये लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य था और इसने 1970 में लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित किया था। कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बोहरा समिति। बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से संबंधित है। राजमन्नार आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग के द्वारा की गई। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है NHRC, ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इसके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति के लिए जो गठित समिति होती है उसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति क्या है? तो इसकी शक्ति मात्र सलाहकारी प्रकृति की है, बाध्यकारी नहीं है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसका गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुआ था और इस आयोग ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। बाद में वर्ष 1967 में के हनुमंतैया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के
अध्यक्ष बने थे। दोस्तों आइए देख लेते हैं संविधान के प्रमुख भाग, उनमें शामिल विषय और संबंधित अनुच्छेदों को। देखिए, संविधान का भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इससे संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 में है। दोस्तों संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का विवरण है। जो भारतीय संविधान का भाग 3 है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें मूल अधिकारों से संबंधित वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भाग 4 का मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है और अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं नागरिकों के। अगला है भाग 5 जिसमें संघ सरकार का वर्णन है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 राज्य सरकारों से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 9 दोस्तों ये पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक। और भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है, 243 त से 243 य छ तक। और देखिए भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों से वर्णित है और आपने अभी पढ़ा है कि भाग 11 में संघ और राज्यों के विधायी और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है, जबकि भाग 12 में संघ और राज्य के वित्तीय संबंधों का वर्णन है। भाग 15 क्या है, ये निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 का तक। और दोस्तों भाग 16 जो है ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 330 से 342 क तक। और भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं, अनुच्छेद 343 से 351 तक। और देखिए आपात उपबंधों का वर्णन दोस्तों ये भाग 18 में किया गया है संविधान के, और 352 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों का वर्णन है और 3 प्रकार के आपात की बात की गई है भारतीय संविधान में। भाग 20 ये संविधान के संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। कुछ विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं? केवल टाई या मत बराबर होने की स्थिति में। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति करता है और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। एक प्रश्न और देख लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। आइए देख लेते हैं दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में, जो भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न हैं। देखिए दोस्तों लॉर्ड रिपन, भारत में स्थानीय स्वशासन, इसका जनक या पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन भारत में 2 तरह का है, पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय व्यवस्था। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सुझाव दिया था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। और बलवंत राय मेहता को दोस्तों पंचायती राज का शिल्पी या पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जिला परिषद का गठन जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा किया जाता है और पंचायत समिति का गठन अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ग्राम पंचायत जो होता है ये पंचायत प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा इसकी स्थापना होती है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिला परिषद या जिला पंचायत का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा होता है। आइए देखते हैं दोस्तों शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा
कब दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसी प्रकार शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया था और इसके द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया है और एक अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। दोस्तों नगर पालिका यहाँ पर देखिए जो स्तर है नगरीय स्वशासन का, उसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और सबसे नीचे नगर पंचायतें होती हैं। कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं 73वें और 74वें संविधान से। तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अगला प्रश्न है पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 243 घ 3 के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में कब आई? तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद क्या हैं? तो ये अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक हैं और 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागौर, राजस्थान में। इसके अलावा दोस्तों 74वें संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रभाव में आया था? तो ये 1 जून 1993 को। संविधान के भाग 9 क में शामिल अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो ये अनुच्छेद 243 त से 243 ये अच्छा तक। और भारत में शहरी स्थानीय शासन के कितने प्रकार हैं? तो ये एक नया प्रश्न है आपके लिए। भारत में शहरी स्थानीय शासन के 8 प्रकार हैं। इसमें देखिए नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्रीय समिति, छावनी परिषद, नगरीय क्षेत्र, न्यास पत्तन और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी हैं। तो ये आपके हो गई दोस्तों 8 जो शहरी स्थानीय स्वशासन 8 प्रकार के हैं और 8 प्रकार हमने आपको बता दिए। दोस्तों कुछ समितियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। तो सबसे पहली समिति है जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो संस्तुति की थी वो था बलवंत राय मेहता समिति 1957। BR मेहता समिति 1957। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई और इसने द्विस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था। GVK राव समिति 1985 में गठित हुई थी और LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ। PK थुंगन समिति 1988 में। तो ये बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988 है। पंचायती राज से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। और एक प्रश्न है कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा था? तो ये GVK राव समिति ने कहा था। और सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये 5 वर्ष होता है सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये श्रृंखला आपके लिए कितनी लाभदायक हो रही है या फिर आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। देखते हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय दल की मान्यता किस प्रकार से मिलती है? तो चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना होता है। ये 3 शर्तें कौन सी हैं? पहली शर्त है कि यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 2% यानी आधे से अधिक किसी भिन्न को एक माना जाएगा सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है।
अथवा यदि उस पार्टी के प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा आम चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। और तीसरी शर्त यह है कि यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती हो तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दिया जाता है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण होता है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान है और राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों को वर्ष 1985 में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता मिली। तो यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राजनीतिक दलों को सबसे पहले कब संवैधानिक मान्यता मिली, तो ये है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। अब आइए देखते हैं दोस्तों राज्य स्तरीय दल की मान्यता। सबसे पहले हमने देखा कि राष्ट्रीय दल की मान्यता संबंधी जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं। अब आइए देखते हैं राज्य स्तरीय दल की मान्यता। तो दोस्तों चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य विशेष में राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए जो है एक शर्त को पूरा करना पड़ता है। उसमें से देखिए शर्त क्या है कि उस राजनीतिक दल को राज्य विशेष में हुए विगत विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, या राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3% सीटें 2.51% से अधिक को 3% मान लिया जाएगा, या न्यूनतम 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त हों तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाएगा। अथवा दोस्तों दूसरा जो शर्त है वो ये है कि उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो, या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट या राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई भाग प्राप्त हो। तीसरी शर्त यह है कि उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हों। ये शर्त 2011 में जोड़ी गई है, तो ऐसे दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी जा सकती है। आइए देखते हैं दोस्तों भारत में वर्तमान में कुल जो राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, यानी 8 नेशनल पार्टीज हैं भारत में। सबसे पहले देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अलावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी। तो ये 8 दल हैं जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा है। आइए देखते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को। दोस्तों सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों लोकसभा में सूचना का अधिकार अधिनियम 11 मई 2005 को पारित हुआ, राज्यसभा में 12 मई 2005 को और राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को मिली। और दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे देश में ये 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। दोस्तों जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम से। दोस्तों आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होता है, तो ये आवश्यक या अपेक्षित नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि उच्चतम न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए, तो ये मद्रास उच्च न्यायालय ने सितंबर 2014 में अपने आदेश में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए। तीसरा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना सूचना के अधिकार अधिनियम का
जो है उद्देश्य है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है तो नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए। सूचना का अधिकार क्या है? तो दोस्तों सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का भी भाग माना गया है। और अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में क्या उल्लिखित है? तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम की उद्देशिका में सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता ये वर्णित है। आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? तो दोस्तों सूचना के अधिकार का अभिप्राय ये है कि किसी लोक पदाधिकारी और नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच जो है आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान में। और आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय नवंबर 2019 से, इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन सभी आरटीआई अधिनियम के दायरे में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दुनिया के देशों में स्वीडन पहला देश जिसने 1766 में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किया। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों विश्व का एकमात्र देश है जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। और अगला प्रश्न है, भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS द्वारा भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में सूचना के अधिकार को कब शामिल माना गया? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय बनाम SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 में वाक अभिव्यक्ति या अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल अहमदाबाद द्वारा सबसे पहले आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1996 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून का प्रारूप सौंपा तो जस्टिस PB सावंत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस परिषद ने सौंपा था। और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 किस पर आधारित था? तो दोस्तों HD शौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आधारित था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो ये तमिलनाडु था। 1997 में इसने आरटीआई लागू होने से पहले ही इस प्रकार का अधिनियम लागू किया था। आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को देख लेते हैं। तो सूचना के अधिकार में जो है शामिल क्या क्या चीज़ें हैं? तो दोस्तों सूचना के अधिकार में कार्य, दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में सूचना प्राप्त करना, ये सूचना के अधिकार में शामिल हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्राधिकारी के तहत एक जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान। और सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर 30 दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध कराना जन सूचना अधिकारी का दायित्व है। और मांगी गई सूचना के व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। तो सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर 30 दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध कराना जन सूचना अधिकारी का कार्य है। लेकिन यदि कोई सूचना जो मांगी गई है व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो उसकी टाइमलाइन मात्र 48 घंटे है। और दोस्तों आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित आदि अपवादों का उल्लेख और इनसे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। आइए देखते हैं दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के प्रमुख संविधान संशोधनों को। तो पहला संविधान संशोधन देखते हैं 1951। दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951 का है और इसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बाहर रखा गया। अगला प्रमुख संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया और पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त करके दोस्तों
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किया गया। और 10वां संविधान संशोधन 1961 का है। इसके द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1961 का है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उपयुक्त निर्वाचक मंडल में जो है रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ये दोस्तों गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में इसके द्वारा शामिल किए गए। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 ये संसद संविधान के किसी भी हिस्से में यानी मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 ये लोकसभा सीटों की संख्या 525 से 545 किया गया। 36वां संशोधन दोस्तों 1975 है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और 36वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वें संशोधन से इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन 1978 ये राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। और राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा समाप्त करके इसे अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण संशोधन जो ये हुआ कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं उनको भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों 52वां संशोधन अधिनियम 1985 है। इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई है। और इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 58वां संशोधन अधिनियम 1987 ये संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी में उपलब्ध कराया गया। और इसके आगे जो है दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ये कहीं कहीं 1989 में परिवर्तित हुआ था, तो 1989 भी है दोस्तों। इसके द्वारा नागरिकों को मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 तो इसके द्वारा संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 क और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 तो दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए यानी वर्ष 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई। और 86वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2002 का है। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद 21 क के तहत व्यवस्था की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 51 क के तहत इसी से संबंधित 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और अब संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये 2003 का है। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है और राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती। 97 यानी 97वां संशोधन अधिनियम 2011 इसके द्वारा सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया और सहकारी समितियां नाम का एक नया भाग 9ख जोड़ा गया।
दोस्तों लेटेस्ट संविधान संशोधनों में देखिए 100वां संविधान संशोधन, तो 100 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2015 है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। और 101वां संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत दोस्तों जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। लेटेस्ट संशोधनों में जो हमारा 102वां संविधान संशोधन है 2018 का, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ये सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोस्तों 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसके द्वारा ये लेटेस्ट आप 100, 101, 102, 103, 104 और अभी फ़िलहाल में 105 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे संविधान में। यहाँ पे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि और लोकसभा और राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन कर दिया गया। यानी आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन जो था लोकसभा में और राज्य विधानसभा में इनका नाम निर्देशन किया जाता था, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों 105वां संविधान संशोधन जो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम हमारा है, ये 2021 का है। दोस्तों इसमें तिथि याद कर लीजिए 18 अगस्त 2021। 18 अगस्त 2021 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है और ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक था, जिसको 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में मान्यता मिली है। और इसका विषय क्या है दोस्तों, इस अधिनियम के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ये अधिकार होगा कि ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची स्वयं बना सकते हैं। और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं और केंद्रीय सूची तैयार करने और उसकी सुरक्षा और रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामले में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुच्छेद 338 ख के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, ये दोस्तों इसके अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का राज्यों को और संघ राज्य क्षेत्रों को अधिकार दिया गया है। तो अभी तक की स्थिति ये है कि अगस्त 2021 में लेटेस्ट जो है हमारा 105वां संविधान संशोधन हुआ है। तो अभी तक भारतीय संविधान में कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय दल जो हमने देखे हैं और उनके चुनाव चिन्ह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। बहुजन समाज पार्टी, इसका हाथी है असम को छोड़कर, तो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका हंसिया और बाली है चुनाव चिन्ह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और तारा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का घड़ी है दोस्तों। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का जोड़ा फूल है। इसके अलावा जो हमारी 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक, ये है नेशनल पीपुल्स पार्टी। अब आइए देखते हैं दोस्तों संविधान से संबंधित कुछ विविध प्रावधानों को। पहले आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रावधान जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 117 ये वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और सामान्य रूप से संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 111 ये विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। और अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का वर्णन है। और अनुच्छेद 108 में साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 109 दोस्तों ये धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन करता है।
अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 122 संसद की कार्रवाई की जांच को प्रतिबंधित किया गया है और अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 169 कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। इसके द्वारा विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव है। अनुच्छेद 350 क में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था है। और इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 344 जो है ये हमारा राजकीय भाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, और अनुच्छेद 43 मनरेगा से संबंधित है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय एससी यानी अनुसूचित जाति आयोग के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से, और अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है। आइए देख लेते हैं प्रमुख आयोग, समितियां और केस और उनसे संबंधित क्षेत्र। देखिए आयंगर रिपोर्ट। दोस्तों आयंगर रिपोर्ट संघीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन से संबंधित है। राजमन्नार आयोग या राजमन्नार कमीशन, इसने आईएएस और आईपीएस का पद समाप्त करने की सिफारिश की थी। एम.एन. वेंकट चलैया आयोग, ये संविधान समीक्षा आयोग रहा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से है। और गोलकनाथ केस दोस्तों, ये आपका उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया है। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन भारतीय संविधान से संबंधित। दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को भारतीय संघवाद और सहकारी संघवाद कहा, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी। केसी वियर ने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। और एच.एन. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू ने राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों को संविधान के साथ धोखा कहा है। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। 30 जनवरी 1990 को एससी एंड एसटी अत्याचार अधिनियम 1989 जो है ये जो अधिनियमित हुआ था, यानी ये जो है लागू किया गया था। एससी एसटी अत्याचार अधिनियम 1989 30 जनवरी 1990 को। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार परियोजना। 1987 में भारत का प्रथम वृद्ध विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट पास हुआ। 1986 में बाल मजदूर और 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं पंचायती राज और सामुदायिक विकास से संबंधित। दोस्तों पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है भाग 9 में है और इसके द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई है संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और पंचायती राज दोस्तों राज्य सूची का विषय है और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल हैं। और सांसद जो होते हैं वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 243 की बात करें तो अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन, अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना, डी में स्थानों के आरक्षण जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला स्थानों का आरक्षण। इसके अलावा 243 ई दोस्तों पंचायतों की अवधि यानी पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक इसकी अवधि होगी। अनुच्छेद 243 एफ सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। दोस्तों अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। 243 एच का संबंध पंचायतों की कर उगाहने की शक्ति और उनकी निधियां, और 243 आई का संबंध वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो संकलन था उसका 10वां और अंतिम भाग, जिसमें हमने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के बारे में प्रावधान, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या, उनके चुनाव चिन्ह, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके अलावा प्रमुख संविधान संशोधन और लेटेस्ट संविधान संशोधन के बारे में हमने चर्चा की। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।